हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट क्लासेस, एसके नीट क्लासेस। मेरा नाम है संध्या सिंह। तो कल हमारी पहली क्लास थी नीट की और कल से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हुई हैं। जो भी नहीं जुड़े हैं वो फटाफट जुड़ जाएं। फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो है कि स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी लास्ट टॉपिक था। इसमें 2 टॉपिक्स रह गए थे, तो वो आज हम कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, तो बता रहे हैं कि कौन कौन जुड़ रहा है। और क्लासेस रेगुलर रहेंगी। आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस। आप ये नोट्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप मैच कर लेना। आपको इसमें से आपको कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरी हो गया, आपको कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं मिलेगी। तो आप टेंशन फ्री होके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फटाफट जुड़ जाइए सब लोग 1 मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी सब लोग जुड़ते रहें। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने देखा था कि स्लाइडेन एंड शॉन ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी को किसने दिया था? स्लाइडेन एंड शॉन ने। इन्होंने क्या बताया था? सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या किया था? सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? कल हमने बताया था। तो फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है ऑर्गेनिज्म का क्योंकि ये फंक्शंस सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म के सभी फंक्शंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो सेल के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारा हो गया जैसे हमारा कौन कौन से क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया रेस्पिरेशन हो गया, और न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गया, सारी चीज़ें। और फिर है फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारे ये जो फंक्शंस हैं ये कहाँ परफॉर्म करते हैं? तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म में। इसीलिए बोला जाता है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर रिएक्शन। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो कहाँ होती हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो जो 2 नेक्स्ट पॉइंट छूटे थे वो हम आगे देख लेते हैं। तो ये पॉइंट 1 हमारा ये सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने होते हैं। तो सेल क्या है? लाइफ की बेसिक यूनिट है। तो इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, मतलब कमी क्या थी? ड्रॉबैक ये था कि डिड नॉट एक्सप्लेन ऑल्सो टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। मतलब कि नई सेल कैसे बनी, ये स्लाइडेन और शॉन ने नहीं बता पाया था। तो इसीलिए ये थ्योरी फेल हो गई थी। ठीक है। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल हैव नॉट लिविंग फ्री एग्जिस्टेंस। मतलब अगर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके पास एक सेल कंप्लीट नहीं है तो वो लिविंग फ्री एग्जिस्टेंस परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। तो न्यू सेल्स वर फॉर्म इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि मतलब जो भी सेल्स है, नई सेल्स, वो कैसे बनेगी। तो उसको किसने बताया था? वो हमारा बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। ओके, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है मॉडर्न सेल थ्योरी, जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। वो सबने नोट कर लिया था ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न सेल थ्योरी, या जिसको हम बोलते हैं फाइनल शेप ऑफ या फाइनल टच ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये किसने दिया था? ये हमारे दिया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। फ्रेज क्या दिया था इन्होंने? ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या मतलब है इसका? बताइए।
तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसका मतलब क्या होता है, एवरी न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब यानी हर नई सेल्स किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है, मतलब जो पुरानी सेल्स होती है उसी से ही बनती है, अचानक से नई सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, यही पॉइंट बाद में सेल थ्योरी में ऐड किया गया। इसके बाद सेल थ्योरी को मॉडर्न फॉर्म कंप्लीट किया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी पहले दी गई थी उसमें ये पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया, इसीलिए उसको हम बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन सेल्स। इसका क्या मतलब है, यानी चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर जैसे हमारा हो गया बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग, दोनों सेल्स से ही बने होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड सेल थ्योरी ऑफ स्लाइडेन एंड शॉन। स्लाइडेन और शॉन की जो सेल थ्योरी थी उसको रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया था। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि बॉडी सेल से बनी है। ठीक है, फंक्शनल का मतलब होता है कि बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, ये सारे क्या हैं, सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लाइफ का। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा जो इन्होंने यही दिया था, न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है बहुत, एनसीईआरटी के हिसाब से और नीट में बहुत आता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू में सबसे पहले हम देखेंगे सेल साइज़, सेल का साइज़। तो सबसे पहले सेल का साइज़ जो हमारा होता है वो एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल का साइज़ होता है। जैसे कि हमारा सबसे पहला है माइकोप्लाज्मा, तो सबसे पहला हमारा माइकोप्लाज्मा का साइज़ क्या होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ आता है हमारा पीपीएलओ का कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। ये जो माइकोप्लाज्मा है उसको ही पीपीएलओ बोला जाता है, मतलब माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम ही पीपीएलओ है, या माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ बोला जाता है, प्लूरोपीन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा का साइज़ 0.3 दिया हुआ है। जो डायग्राम आपका बना है उसमें पीपीएलओ दिया हुआ है 0.1। तो अगर पीपीएलओ नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर टिक करेंगे, अगर माइकोप्लाज्मा के नाम से आता है तो ये वाला आंसर टिक करेंगे। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा एक ही ऑर्गेनिज्म है। अगर क्वेश्चन आता है कि माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माना जाता है तो उसका आंसर अगर पूछा जाए कौन सा है जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, तो अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा है तो वो भी सही होगा। अगर माइकोप्लाज्मा की जगह पीपीएलओ है तो वो भी, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा है बैक्टीरिया का साइज़ लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, जबकि टिपिकल बैक्टीरिया का होता है हमारा 1 से 2 माइक्रोमीटर। और फिर हमारा है वायरस का साइज़ लगभग 0.02 से 0.02 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन वायरस क्या है, एक सेल नहीं है, वो नहीं होता है।
ठीक है। वायरस में सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ए सेलुलर कहा जाता है। इसी वजह से वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना जाता है, ठीक है। फिर हमारा है आरबीसी। आरबीसी आरबीसी इसमें ह्यूमन का आरबीसी डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये लेंथ में दिया हुआ है, ये डायमीटर में दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कभी कभार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जिसका हमारा साइज़ होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। फिर हमारा ऑस्ट्रिच एग, ये क्या है, दुनिया का लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ओके। फिर आ जाते हैं, हम बात करते हैं सेल साइज़ का हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सेल शेप। ये डिपेंड करता है फंक्शंस पे, मतलब सेल के फंक्शंस पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से सेल की शेप उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है। तो शेप फंक्शन के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे हमारा पहला हो गया आरबीसी। आरबीसी कैसी होती है, राउंड बाइकॉनकेव सेल्स होती है। यह शेप ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाती है, ठीक है, इसका काम होता है। डब्ल्यूबीसीज क्या होती है, डब्ल्यूबीसीज की शेप अमीबॉइड होती है। इसका क्या काम होता है, इस शेप की वजह से जो डब्ल्यूबीसीज है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट करती है और इन्फेक्शन से भी लड़ती है, ठीक है। फिर हमारा है नर्व सेल। नर्व सेल क्या होती है, नर्व सेल लंबी होती है, लॉन्ग एंड ब्रांचिंग होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि नर्व इम्पल्स लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाती है, क्योंकि नर्व सेल्स लंबी होती हैं इस वजह से। फिर हमारा है कोलुमिनार एपिथेलियल सेल। ये क्या करती हैं, ये लॉन्ग एंड नैरो होती हैं, ठीक है, मतलब लंबी और नैरो मतलब सकरी सी होती हैं कोलुमिनार एपिथेलियम सेल। तो ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन और लाइनिंग का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करती हैं। फिर हमारा आता है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, सामान्यतः ये राउंड एंड ओवल शेप में होते हैं। और फिर हमारा आता है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ये प्लांट के जाइलम टिश्यू का पार्ट्स होते हैं और रूट के स्टेम या फिर मान लो लीव्स तक वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ठीक है। इसीलिए ट्रैकिड्स का मेन फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन या वाटर ट्रांसपोर्ट, ओके। तो यहाँ तक हमारा हो गया। हमने क्या देखा, सेल्स का साइज देख लिया, शेप देख लिया, और हम आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। पिछले स्लाइड्स आपने लिख लिया था ना पूरा, साथ साथ में आप लिखते भी चलिए नोट्स, और बाकी मैं आपको नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ से आराम से लिख सकते हैं। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आप अच्छे से समझिए, और ज़्यादा बीच में ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आपका फिर फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो अभी, और दूसरी चीज़ है, आप क्लास रेगुलर करिए ताकि आपका बैकलॉग ना हो, और जितना अगर आप स्टार्टिंग में जितना फोकस रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, और फिर ट्राई करना कि वो फोकस लास्ट तक का बना रहे। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, आप थोड़ा पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो कंसिस्टेंसी के साथ में, ओके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नाम से ही देख लेते हैं, इनके नाम के बारे में। तो ये जो हमारा प्रो है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव या फर्स्ट, ठीक है। प्रिमिटिव या फर्स्ट का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव मतलब नया, फर्स्ट मतलब भी नया, प्रिमिटिव ताज़ा ताज़ा नया नया, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है न्यू या डेवलप्ड, ठीक है। कैरियो का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियस, ओके। फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आगे जितने भी पेज हैं, तो इधर आपको लेफ़्ट साइड में आपको प्रोकैरियोट्स के स्टेटमेंट है, और राइट साइड में आपको यूकैरियोट्स के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है फिलहाल तो मैंने लिखा हुआ है, अगर कहीं किसी स्लाइड पे नहीं है तो वो आप ध्यान रखना कि लेफ़्ट साइड में जो भी है वो प्रोकैरियोट्स है, राइट साइड में हमारा यूकैरियोट्स लिखा हुआ है, ठीक है।
चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट्स हमारा है, पहला पॉइंट्स क्या है कि न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसमें क्या भी बताया, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा हो गया? प्रिमिटिव टाइप का हो गया, मतलब डेवलप्ड नहीं होता है, अनडेवलप्ड होता है बोल सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो उसमें न्यूक्लियस कैसा होता है? डेवलप्ड टाइप का होता है। ओके, यानी यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस ज़्यादा एडवांस होता है या क्लियरली डिफाइंड होता है कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट। फिर हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है यहाँ पे। उधर क्या होती है? प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है इसलिए इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स का, वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। एक बाउंड्री लाइन बनी होती है। जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, ये हमारी बाउंड्री बनी हुई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये इधर साइटोप्लाज्म है। तो जितना भी अंदर जेनेटिक मटेरियल है यहाँ, वो इस साइटोप्लाज्म का कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि ये बाउंड्री बनी हुई है। प्रोकैरियोट्स में ये बाउंड्री नहीं बनी होती, तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। क्या होती है? अब्सेंट होती है। इधर क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है? हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली डीएनए को पैक करने में हेल्प करती है, जिससे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपरली अरेंज हो जाए। मतलब हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए बहुत लंबा होता है। आप आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ाएंगे आपको कि डीएनए की लेंथ बहुत होती है, तो वो ऐसे पैक नहीं हो सकता। इसीलिए उसको, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, वो उसको बहुत छोटा, मतलब लपेट के, जैसे मान लो जो पतंग उड़ाते हैं उसकी जो चरखी होती है, धागा को अगर हम खुला करें तो बहुत बड़ा होता है। जो चरखी हुआ है, चरखी क्या करती है? धागे को इकट्ठा कर देती है। जैसे ये हमारी चरखी कैसे होती है, मान लो ये चरखी है, इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है पूरा, तो ये धागा क्या हो गया? इतने एरिया में ही पूरा पैक हो गया है। ठीक है, और अगर इसको खोलेंगे तो ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए ये जो चरखी है, ये क्या करती है? धागे को लपेटने का काम करती है, मतलब कम जगह में रखने का। वो वही काम होता है हिस्टोन प्रोटीन। चरखी क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। धागा क्या है? डीएनए है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर हमारा है ट्रू क्रोमोसोम्स। यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, इधर क्या होता है? हमारे ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट सेल में जेनेटिक, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एडवांस माना जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है पॉलीएमीन्स। पॉलीएमीन्स इधर प्रेजेंट होते हैं और हमारे यूकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं पॉलीएमीन्स। तो यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए। हमने पूरा देख लिया। प्रोकैरियोटिक को कंपैरेटिवली सिंपल माना गया है, यूकैरियोट्स को डेवलप्ड माना गया है, या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको, या तो हम वो क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट, यहाँ तक की लिख गया सबका। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारा है डीएनए। यहाँ पे डीएनए कैसे होता है? यहाँ पे हमारा डीएनए होता है नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नेकेड डीएनए अब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा हिस्टोन प्रोटीन लगी हुई होती है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इसीलिए डीएनए कैसा होता है? नेकेड होता है।
मतलब यहाँ पे जो डीएनए होता है उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन होती है, इधर नहीं होती है। फिर हमारा आता है जीनोफोर या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जीनोफोर एब्सेंट होता है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के एक स्पेशल रीजन में प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, जो प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है, एक सेकेंड, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है पहली स्लाइड हमारी हो गई थी, हाँ यही था। तो इसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में, तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ये एक स्पेशल रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब एक स्पेशल जगह में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग, जो जगह होती है वो हमारी जीनोफोर या न्यूक्लियोइड होती है, ठीक है, जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाता, क्योंकि जो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है सिंगल जीनोफोर पर सेल। नंबर कितना होता है, तो इसमें जीनोफोर का नंबर मोस्टली एक ही होता है पर सेल में, हर सेल में एक होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, इसमें ट्रू क्रोमोसोम्स होते हैं, जीनोफोर की जगह क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स का नंबर डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के पे हम मान ले हमारा जो ह्यूमन है क्या हो रहा है ये, इसमें हम क्या बता रहे थे, जो इसमें एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। फिर हमारा आता है सेल साइज़, इसमें कैसा होता है, स्मॉल होता है, और यूकैरियोट्स का साइज़ लार्ज होता है। फिर हमारा आता है वैक्यूल, इसमें एब्सेंट होता है, इधर हमारा वैक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल्स कैसा होता है, लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। जैसे कि हमारी ये प्लांट सेल है, तो इसमें वैक्यूल तो लगभग पूरे सेल को कवर करे रहता है, लार्ज होता है, सेंट्रल बीच में होता है, न्यूक्लियस साइड में होता है छोटा सा, ठीक है। फिर हमारा माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें एब्सेंट होता है, इधर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसमें प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीज़न जो होता है मोस्टली कैसे होता है, मोस्टली हमारा होता है बाइनरी फिजन से, मोस्टली होता है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और भी होता है, प्रोसेसेस होते हैं डिवीज़न के, पर मोस्टली हमारा बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। और जो हमारा माइटोसिस होता है वो क्या करता है, माइटोसिस ग्रोथ को रिपेयर के लिए होता है। म्यूसिस क्या करता है, जेनेटिक फॉर्मेशन के लिए होता है। फिर हमारा आता है साइटोस्केलेटन, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन बना किससे होता है, फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट से बना होता है।
साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, इसी वजह से साइक्लोसिस भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इधर हमारा प्रेजेंट होता है। साइक्लोसिस क्या करता है, ये साइटो प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है ना, वो इसमें एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट सेल के अंदर। ओके, यहाँ तक हो गया सबका। नेक्स्ट आगे बढ़े फिर नेक्स्ट हमारा है मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, जो कि 3 टाइप का होता है, ल्यूको, क्लोरो, क्रोमो। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, इधर क्या होते हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। फिर अब ये सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, फिर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेनस का क्या मतलब होता है, मेम्ब्रेनस का मतलब होता है जिसके ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेनलेस जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसे कि हमारा राइबोसोम। प्रेजेंट इधर भी होता है, प्रेजेंट इधर भी होता है, बट कौन सा प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। आपको पता होगा राइबोसोम कितने टाइप का होता है, 2। एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। अब किस 70S में 2 यूनिट होती हैं, एक होती है 30S, एक होती है 50S। इसमें भी 2 होती हैं, एक 40 और दूसरी हमारी होती है 60S। ठीक है, ये राइबोसोम का है। तो इसमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है प्रेजेंट, और इसमें मोस्टली 80S टाइप का प्रेजेंट होता है। इसमें 70S टाइप का भी होता है, जैसे इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके अंदर कैसा होता है, 70S टाइप का होता है। और वैसे हमारी सेल में कैसा होता है 80S टाइप का होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसकी यूनिट्स, अगर इसको प्लस करें 50 और 30 तो हमारा कितना हो गया, 80 हो गया, बट यहाँ पे 70 है। अब आप ऐसे फॉर एग्जांपल मानो, जैसे पेन है, ये मैं यहाँ पे बनाती हूँ ऐसे ही, ये पेन का कैप है और ये हमारा पेन है। ओके, अभी इसकी लेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी इसकी लेंथ, फॉर एग्जांपल मान लो 10 सेंटीमीटर है, और जब इसका कैप लगा दोगे तो फिर कितनी हो जाएगी, कैप इसके ऊपर जब एडजस्ट आएगा तो ये इसको थोड़ा ओवरलैप कर लेगा ना, तो इसकी लेंथ 10 तो रहेगी नहीं, 10 से कम आएगी, तो कितनी आएगी, लगभग 70 या 80 के अप्रॉक्स में आएगी। वैसे ही इसको हम मान लें, जब ये ओवरलैपिंग पे आ जाएगा तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि 70S है तो हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएगा, तो 50 और 30 80, बट इसमें 80 नहीं है, 70S है। ठीक है, ऐसे आप मान लो कि ओवरलैप हो गया तो हमारा कितना हो गया 70S, इसमें कितना हो गया 80S, स्मॉल सब यूनिट्स 40S, लार्ज सब यूनिट 60S। फिर हमारा आता है मीजोजोम, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। मीजोजोम क्या है, कोई बताएगा, किसी को पता है मीजोजोम? तो मीजोजोम जो होता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है। स्पेशली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो फोल्डिंग्स होती है बनते हैं उसको बोलते हैं मीजोजोम। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो ये फोल्डिंग होती है ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, ये
बहुत टाइप्स के होते हैं म्यूजोसोम, जैसे वेसिकल टाइप के, लार्ज, राउंड शेप, जैसे फोल्डिंग ऐसे हो गई तो अलग शेप हो गया, तो उस टाइप का हो गया। और पेरीफेरल मतलब किनारे पे जो प्रेजेंट है, सेंटर पे जो प्रेजेंट है। तो ये जो फोल्डिंग्स है इसको क्या बोलते हैं हम? म्यूजोसोम। जितनी भी ये फोल्डिंग्स है इनको बोलते हैं म्यूजोसोम। ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल जब हम स्पेशली पढ़ेंगे म्यूजोसोम को तब पढ़ेंगे। स्पेशली करता है सेल वॉल का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी इसका रोल होता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ओके, वहाँ तक हो गया। सब लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट क्या है? क्रोमेटोफोर। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इधर क्या होता है? हमारा क्रोमेटोफोर एब्सेंट होते हैं। ओके, जो क्रोमेटोफोर होते हैं वो केवल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल आप मान लो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर पाया जाता है या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए यह काम कौन करता है? क्रोमेटोफोर करता है। फिर हमारा आता है फ्लैजेला। इधर भी प्रेजेंट होता है, इधर भी प्रेजेंट होता है, पर इसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है। इधर अरेंजमेंट कैसा होता है? 1+0। इधर 9+2 अरेंजमेंट होता है। इधर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, इधर फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्म में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से? जैसे कार्बोक्सिलेशन, क्रेब साइकिल, ईटीएस। और साइटोप्लाज्म में जैसे हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया। फिर डीएनए आरएनए का रेशियो, इसमें होता है 1:2, इसमें होता है 1:1। मतलब इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में डीएनए कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है आरएनए के मुकाबले। ठीक है, इस इधर क्या होता है? इक्वल होता है। और इधर आरआरएनए परसेंट 65% होता है, इधर 45% होता है। आरएनए पॉलीमरेज इधर एक टाइप का होता है, इधर 3 टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, आरएनए पॉलीमरेज का क्या करता है? कोई बताएगा? चलिए इसको फिर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है सेल वॉल। सेल वॉल इधर प्रेजेंट होती है, इधर क्या होती है? प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल को भी डिटेल में आगे जब हम क्लास पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल किस में किस किस की बनी होती है, कितने टाइप की होती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सेल मेम्ब्रेन इधर प्रेजेंट होती है, इधर भी प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन में स्टेबलाइजर होता है, इसमें होता है होपोनॉइड्स, इसमें होता है स्टेरॉल। स्टेरॉयल का कौन सा होता है? स्टेरॉयल क्या है? ये स्टेरॉयल ग्रुप है और ग्रुप का ये मेंबर है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है,
ये जो हमारे स्टेबलाइजर्स हैं ये क्या करते हैं, और मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा डीएनए। डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, विदाउट स्टोन प्रोटीन, मतलब स्टोन प्रोटीन नहीं होती है तो कैसा होता है, नेकेड होता है। इधर कैसा होता है, लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है विद स्टोन प्रोटीन। प्लाज्मिड कैसा होता है, इधर प्रेजेंट होता है, इधर एब्सेंट होता है। एक एक्सेप्शन है हमारा ईस्ट फंजाई जो कि यूनिसेलुलर है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। फिर प्लाज्मिड का क्या करता है, ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आर प्लाज्मिड जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, एफ प्लाज्मिड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए यानी फर्टिलिटी के लिए। और दूसरा हमारा आता है दूसरा किस काम के लिए आता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में। फिर कोल प्लाज्मिड क्या करता है, कोल प्लाज्मिड ये कोलिसिन प्रोडक्ट की को रिलीज़ करने में काम आता है। जैसे हमारा ये बैक्टीरियल सेल है, ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, ये हमारा क्या है, जीनोफोर है। जीनोफोर क्या हो गया, मेन डीएनए हो गया। मेन डीएनए के अलावा जो मटेरियल होता है, डीएनए मटेरियल, उसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड या प्लाज्मिड बोल दो, इसको हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। ये क्या करते हैं, डीएनए से इंफॉर्मेशन को पीलिन प्रोटीन तक ले जाता है, डीएनए से की इंफॉर्मेशन को पीलिन प्रोटीन तक ले जाता है। फिर ये पीलिन प्रोटीन जो होती हैं आसपास, ये क्या है, ये सेक्स पिलाई हैं, ये क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सबको समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे। यहाँ तक हो गया। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका आंसर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे वो। ठीक है।